नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं मायावी और आज के पॉडकास्ट में आप एक ऐसी स्टोरी सुनने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा डरावनी और रहस्यमय होने वाली है और एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है। कहानी ऐसी है जो आपने आज तक कहीं पर भी नहीं सुनी होगी। आपने बहुत सारी हॉरर स्टोरीज मेरे से सुनी है, लेकिन आज जो स्टोरी आप सुनने वाले हैं उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो मैं कहूंगा सबसे पहले अपने ईयरफोन को कानों में अच्छे से ठूंस लीजिए ताकि स्टोरी को सुनते हुए कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। ये स्टोरी हमारे इंडिया से रिलेटेड ही है, लेकिन वो जगह इंडिया की एक ऐसी जगह है जहां पर जाना मतलब मौत को बुलावा देना है। उस जगह पर जाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने भी बैन लगा रखा है। कहते हैं कि उस जगह पर जो एक बार चला गया वो वहां से वापस कभी नहीं आता। उस जगह एक ऐसी आदमखोर जनजाति पाई जाती है जो इंसानों को देखते ही उनका खात्मा कर देती है। वो जनजाति चाहती ही नहीं है कि हम आज की मॉडर्न दुनिया से कनेक्ट हो पाए। वो अपने आप को इस आधुनिक दुनिया से बिल्कुल अलग रखना चाहती है और उसे आज के जमाने का कोई इंसान अपने एरिया में नजर आता है तो वो उसे खत्म कर देते हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने एक ऐसे इंसान की घटना लेकर आने वाला हूं जो काफी मशक्कत करने के बाद उस जगह पर पहुंचता है। उस इंसान के अंदर एक जिज्ञासा थी कि आखिर उस जगह पर क्या छुपा हुआ है जो इंडियन गवर्नमेंट ने वहां पर जाने से बैन लगा रखा है। तो वो अपने दो दोस्तों के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद उसके साथ एक बहुत ही रहस्यमय हादसा हो जाता है। उसे लगता है कि ये उसके जीवन का आखिरी वक्त आ चुका है और शायद वो यहां से बचकर वापस नहीं जा पाएगा। दरअसल उस आइलैंड पर आदमखोर जनजाति के अलावा एक बहुत ही भयानक एंटिटी और छिपी हुई थी और उसी भयानक एंटिटी से उसका सामना होता है जो वहां पर आने वाले इंसानों को तो खत्म कर ही सकती है, वहीं वहां पर रहने वाली उस आदमखोर जनजाति के लिए भी खतरा बन रही थी। और वो एंटिटी इतनी शक्तिशाली थी कि वो धीरे धीरे वहां पर उसी जनजाति की लड़कियों का इस्तेमाल करके अपनी संख्या को बढ़ाने का काम कर रही थी। तो जिस शख्स ने हमारे साथ ये स्टोरी शेयर की है उसका नाम है किशन और वो खुद ही उसी जगह पर गया था। गया क्या था, या यूं कहें कि उसे जबरदस्ती ले जाया गया था। दरअसल उसका एक दोस्त है राघव, जो बहुत ही क्यूरियोसिटी वाला इंसान है। दूसरी बात वो बहुत पैसे वाला भी है। तो ऐसी नई नई जगह पर जाकर नई नई चीजों के बारे में जानना उसके लिए आर्थिक रूप से बोझ वाला काम नहीं है। तो जब वो इस जगह पर गया तो उसने अपने दोस्त यानी किशन को भी अपने साथ ले लिया और वहां पर जो कुछ भी किशन ने देखा वही उसने हमारे साथ शेयर किया है। तो स्टोरी को शुरू करें उससे पहले आपसे यही कहूंगा कि अगर अब तक भी आप हमारी लॉयल फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते की गांठ को और मजबूत कर लीजिए ताकि हर रोज शाम के शाम आपको बेहतरीन से बेहतरीन कहानियां सुनने को मिल सके। और हाँ, जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं वो अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें और आप लोग कमेंट में केवल अपना नाम ही लिखते हो। अरे भाई, कम से कम उस कहानी के बारे में तो बताओ, उस पर अपने विचार प्रकट करो। तो चलिए आज की स्टोरी को सुनते हैं। राघव एक जिज्ञासु प्रकृति का व्यक्ति है जो कि बेंगलुरु में रहता है। उसे हमेशा नई नई चीजों की खोज करना अच्छा लगता है या फिर उनके बारे में जानना अच्छा लगता है। उसके दादाजी राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान में कार्यरत थे और उसके पिताजी कर्नाटक की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके थे। राघव की उम्र लगभग 35 साल है और उसने अभी तक शादी नहीं की है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि शादी करने पर वो रिश्तों में बंध जाएगा। राघव एक आजाद पंछी की तरह जीना चाहता था। वो हमेशा सोचता था कि वो दुनिया की अलग अलग जगह पर जाए और अपनी शोध करे। वो ये सब इसलिए नहीं करता था कि वो दुनिया में नाम कमाना चाहता है, बल्कि अपनी संतुष्टि के लिए करता था। राघव जितना सामाजिक था उतना ही धार्मिक भी था। धर्म में विश्वास होने के कारण वो अदृश्य शक्तियों पर पूर्ण रूप से विश्वास रखता था, चाहे वो ईश्वर की शक्ति हो या फिर भूत प्रेत जिन्न जैसी शक्ति। एक बार तो वो जिन्न से मिला भी था और बातें भी की थी। उसने विभिन्न धर्म की अनेक किताबें पढ़ रखी थी जिनमें नकारात्मक शक्तियों के बारे में भी लिखा हुआ था।
वो इन सब में बहुत रुचि लेता था। राघव एक उच्च श्रेणी का पढ़ा लिखा लड़का था। उसे कई जगहों से जॉब ऑफर आए थे, लेकिन कभी भी वो जॉब के लिए हाँ नहीं करता था। वो अपनी संतुष्टि के लिए जी रहा था, ना कि इस समाज में अच्छे स्थान के लिए। पैसे की उसके पास कोई कमी नहीं थी। गांव में उसकी काफी सारी जमीन थी, इसीलिए उसे ये चिंता नहीं थी कि उसे कहीं कोई काम करना पड़े। राघव की एक कॉलेज की सहपाठी थी, अर्चना। वो राघव को कॉलेज के समय से ही पसंद करती थी, लेकिन राघव इन चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था। वो एक आजाद जिंदगी जीना चाहता था। वो अर्चना से कहता था, मैं एक मुक्त आदमी हूं, मुझे जीवन में नई नई खोज करना पसंद है। मैं बंधन मुक्त होकर दुनिया में घूमना चाहता हूं, दुनिया के बारे में जानना चाहता हूं। अगर मैं तुमसे शादी कर लेता हूं तो तुम मुझे अपने प्यार के बंधन में बांध कर रखोगी। फिर बच्चे होंगे, फिर मुझे उनकी चिंता रहेगी। मुझे इन सब चीजों से मुक्त रहना है। इतने साल होने के बावजूद भी अर्चना उससे बेहद प्यार करती थी और आज तक उसने भी शादी नहीं की है। अब हम अपनी असल कहानी की तरफ आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, राघव नई नई जगह जाना चाहता था, नए लोगों से मिलना उसे पसंद था। एक बार राघव ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह जाने का प्लान बनाया। उसने लोगों से सुना था कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में एक जनजाति रहती है जो कि आधुनिक दुनिया से बहुत अलग है। अगर वहां कोई भी जाता है तो वो जिंदा बचकर वापस नहीं आता। अब तक काफी लोग इसी इरादे से वहां गए हैं कि उस जनजाति से जाकर मिलें, लेकिन कुछ लोग ही बचकर वापस आ पाए हैं। अब राघव वहां क्यों जाना चाहता था, ये आपको आगे पता चलेगा। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जाने में उसका साथ उसके दोस्त ने दिया। राघव ने किशन से बस ये कहा था कि वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह घूमना चाहता है और किशन के जाने का खर्चा भी वही उठाएगा। इस पर किशन भी खुशी खुशी राघव के साथ चलने को तैयार हो गया। राघव और किशन रात को बेंगलुरु की फ्लाइट से पोर्ट ब्लेयर पहुंचे। वहां उन्होंने एक रूम लिया और आराम किया। वहां पहुंचकर दोनों ने एक दिन वहीं आसपास के इलाके में बिताया। फिर अगले दिन वो लोग सेल्यूलर जेल देखने गए, जहां काला पानी की सजा होती थी। इसी तरह लगभग 2-3 दिन राघव ने किशन को कई जगह घुमाई। आखिर वो दिन भी आ गया जब राघव नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जाना चाहता था। किशन इस बात से अनजान था कि राघव उसे आज कहां लेकर जाएगा। राघव नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की जनजाति से मिलना चाहता था। वो उनके जीवन, उनके रहन सहन और खान पान के बारे में जानना चाहता था, लेकिन मुश्किल ये थी कि सरकार ने वहां जाने पर बैन लगा रखा था। ऐसे में राघव के लिए उस आइलैंड पर जाना मुश्किल था। राघव ने अपने जानने वालों की सोर्स लगाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। अंत में उसने फैसला किया कि वो खुद ही उस आइलैंड पर जाएगा, लेकिन उसे आइलैंड का रास्ता नहीं पता था। आइलैंड जाने के एक दिन पहले वो कई नाविकों से मिला और आइलैंड की जानकारी इकट्ठी की। जब वो हैवलॉक द्वीप पर घूमने गया था, तब उसकी मुलाकात अर्चना से हुई। वो अर्चना से लगभग 10 साल बाद मिल रहा था। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं। राघव अर्चना से पूछता है, तुम यहाँ कैसे? अर्चना कहती है, मैं एक पेशेंट के ऑपरेशन के सिलसिले में यहाँ आई थी, लेकिन तुम? राघव ने कहा, मुझे भी यहाँ कुछ काम था। तुम शाम को फ्री हो? अर्चना ने कहा, हाँ। तो क्या हम शाम को मिल रहे हैं? राघव ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। बहुत समय बाद तुम्हें देखा है। राघव के मुंह से ये शब्द सुनकर अर्चना शर्म से लाल हो गई, क्योंकि वो आज भी राघव को पसंद करती थी। वहीं दूसरी ओर राघव सोच रहा था कि अर्चना यहाँ अपने पेशेंट के काम से आई है, तो अर्चना यहाँ किसी और को पर्सनली भी जानती होंगी। राघव की सोच थी कि वो अर्चना की मदद से उस आइलैंड तक पहुंच सकता है, इसलिए उसने शाम को अर्चना से मिलने की सोची। शाम होते ही अर्चना, राघव और किशन हैवलॉक द्वीप के एक कैफे में मिलते हैं। अर्चना राघव से पूछती है, यहाँ तुम किसी काम के सिलसिले में आए हो या फिर बस घूमने? राघव अर्चना से कहता है, किशन तो यहाँ घूमने आया है, लेकिन मुझे जरूरी काम था। अब शायद बिना काम किए ही लौटना पड़ेगा। किशन हैरानी से राघव की तरफ देखता है, क्योंकि राघव ने किशन से यही कहा था कि वो घूमने जा रहा है और अब अर्चना के सामने काम बता रहा है। राघव का चेहरा मुरझाया हुआ था। अर्चना ने पूछा, राघव, तुम परेशान लग रहे हो, क्या बात है? मुझे बताओ।
हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। राघव यही तो चाहता था। राघव ने अर्चना से कहा, तुम्हें तो पता है कि मेरे दादाजी राष्ट्रीय औषधि अनुसंधान में काम करते थे, इसीलिए मुझे भी थोड़ी बहुत औषधियों के बारे में जानकारी है। बाकी उनके द्वारा लिखी गई एक किताब है, मैं उसी से औषधियों के बारे में पढ़ रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और औषधियों का व्यापार शुरू कर दूं। अर्चना कहती है, अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। तो इसमें परेशानी क्या है? राघव कहता है, परेशानी ये है कि कुछ ऐसी जटिल जड़ी बूटियां हैं जो कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर ही मिल पाएंगी। ये सुनकर अर्चना हैरान हो जाती है। उसका चेहरा देखकर किशन भी हैरान हो जाता है और पूछता है, क्या हुआ? अर्चना हैरानी से कहती है, तो क्या तुम उस आइलैंड पर जाना चाहते हो? राघव कहता है, हाँ। अर्चना कहती है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, वहां पर जाना बैन है। वहां आज तक कोई नहीं गया, जो गया है वो लौट कर नहीं आया। राघव कहता है, यही तो परेशानी है। अर्चना राघव बहुत उदास था। उसकी उदासी देखकर अर्चना कहती है, क्या तुम सच में औषधियों का काम करने जा रहे हो? राघव कहता है, हाँ अर्चना, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। सभी लोग कुछ देर शांत बैठे रहते हैं। फिर राघव कहता है, अर्चना, तुम यहाँ हॉस्पिटल के सिलसिले में आई हो तो तुम्हारे यहाँ अच्छे कांटेक्ट होंगे, है ना? अर्चना कहती है, हाँ है। तो राघव पूछता है, तो क्या तुम्हारी नजर में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे उस आइलैंड तक पहुंचा दे? अर्चना एकदम खड़ी हो जाती है और कहती है, पागल हो रहे हो क्या? ये बात मैं किसी से कहूंगी तो मुझे ही मारेगा। जब एक चीज पर सरकार ने बैन कर रखी है तो उसके बारे में हम सोचें ही क्यों? राघव अर्चना से कहता है, अर्चना प्लीज बात को समझो। मैं चाहता हूं कि मेरे दादाजी की बताई हुई औषधियां पूरी दुनिया में जानी जाए। अर्चना कहती है, तो तुम इस बारे में सरकार से बात क्यों नहीं करते? क्या पता वो तुम्हारी कुछ मदद कर सके। राघव कहता है, मैंने बात की थी, लेकिन उन लोगों ने कहा कि उन्हें रिश्वत चाहिए। अब तुम ही बताओ, क्या ये सही है? अर्चना ने कहा, सही तो नहीं है, लेकिन इस तरह से अपनी जान को जोखिम में डालकर वहां जाना भी सही नहीं है। अगर सरकार द्वारा वहां जाओगे तो सरकार पूरी जिम्मेदारी लेगी। राघव ने कहा, मुझे इस बात की टेंशन नहीं है अर्चना, मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि मुझे कोई वहां तक जाने का रास्ता बता दे। चला तो मैं अपने आप जाऊंगा। अर्चना गुस्से में कहती है, वहां का रास्ता तुम्हें कोई नहीं बताएगा, इससे अच्छा है कि बेंगलुरु वापस चले जाओ। इतना कहकर अर्चना वहां से चली जाती है। राघव को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने न चाहते हुए भी अर्चना से बात की थी और उसका काम भी नहीं बना। किशन और राघव अपने रूम पर आ जाते हैं। रात करीब 9 बजे अर्चना राघव को फोन करती है। राघव को अर्चना की कॉल देखकर गुस्सा आता है। वो मन ही मन बड़बड़ा रहा था, मेरा काम तो कराया नहीं और अब कॉल कर रही है, फिर शादी के पीछे पड़ेगी। राघव गुस्से में फोन नहीं उठाता है, लेकिन अर्चना दोबारा कॉल करती है। दोबारा कॉल करने पर राघव फोन उठा लेता है। अर्चना राघव से कहती है, आई एम सॉरी राघव, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। यह सुनकर राघव खुश हो जाता है। वो कहता है, क्या गुड न्यूज? अर्चना कहती है, मैं एक बंदे को जानती हूं जो शायद तुम्हें नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड तक पहुंचा दे। ये सुनकर राघव बहुत खुश हो जाता है। वो अर्चना का बहुत शुक्रिया अदा करता है। राघव को खुश देखकर अर्चना भी काफी खुश होती है। अर्चना राघव को एक आदमी का नंबर देती है और उसे फोन करने के लिए कहती है। राघव उसी समय उस आदमी को फोन करता है। उसका नाम जनसन था। उसने कहा कि वो राघव को सुबह 10-9 बजे बीच पर मिलेगा। किशन, जो कि इन सब बातों से अनजान था, राघव से पूछता है, यार भाई, तूने मुझे नहीं बताया कि तू दवाइयों का काम करने वाला है। राघव मुस्कुराता है और कहता है, अब तो पता चल गया ना। किशन कहता है, हाँ, और उस आइलैंड का क्या, तू वहां जाएगा? राघव कहता है, हाँ, और तुझे भी चलना है। किशन घबराते हुए कहता है, नहीं, मुझे नहीं जाना, तू अकेला ही जा। राघव हंसते हुए कहता है, लगता है तू डर गया और अपने आप को मर्द कहता है। राघव किशन को काफी परेशान करता है। फिर वो लोग सो जाते हैं। अगली सुबह राघव जल्दी से तैयार हो जाता है। वो एक पिट्ठू बैग तैयार करता है, उसमें सभी जरूरत का सामान रख लेता है और वो अपने साथ पिस्टल भी रख लेता है।
राघव के हाथ में पिस्टल देखकर किशन हैरान हो जाता है और उससे पूछता है, भाई ये क्या है? राघव कहता है, तुझे नहीं पता ये क्या है? ये पिस्टल है। किशन कहता है, वो तो मुझे दिख रहा है, लेकिन तू इसे अपने साथ यहाँ क्यों लाया है? क्या किसी का मर्डर करने वाला है? राघव जोर से हंसता है और कहता है, तू सच में बहुत सीधा है। चल मेरे साथ चल, तुझे खुद पता चल जाएगा। किशन के ना चाहते हुए भी राघव उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। जनसन बीच पर पहले से राघव का इंतजार कर रहा था। जनसन के साथ अर्चना भी वहां खड़ी थी। राघव अर्चना को देखकर अर्चना से पूछता है, क्या तुम भी हमारे साथ जाओगी? अर्चना कहती है, बिल्कुल सही पहचाना। ये सुनकर राघव के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो कहता है, लेकिन तुम वहां कैसे जा सकती हो? अर्चना कहती है, मैं वहां क्यों नहीं जा सकती? जब तुम इतनी हिम्मत दिखा सकते हो तो तुम्हारा साथ देने के लिए मैं तुम्हारे साथ वहां जा सकती हूं। राघव कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा था कि वहां पर कभी कोई तुम पर हमला कर दे। अर्चना कहती है, तो तुम्हें मुझ पर हमला होने का डर है? तुम खुद भी तो वहां जा रहे हो ना। मुझे पता है कि तुम मेरी रक्षा कर लोगे। अब वैसे भी जब तुम बेंगलुरु वापस जाओगे तो तुम्हारे पास कभी मुझसे बात करने की फुर्सत भी नहीं होगी। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ आइलैंड पर जाऊंगी और प्रॉमिस, मैं तुम्हारे काम में कोई बाधा नहीं डालूंगी। राघव चुप रहता है तो अर्चना कहती है, देखो राघव, मैंने तुम्हारा एक काम किया है तो अब तुम्हें भी मेरी सुननी पड़ेगी। मुझे तुम्हारा थोड़ा वक्त ही तो चाहिए। वक्त भी क्या, बस मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। राघव सोचता है, चलो ले चलता हूं। झूठ मूठ ऐसे ही किसी भी पौधे को उठाकर कह दूंगा कि ये जड़ी बूटी लेने आया था। वे तीनों जनसन की बोट पर सवार हो जाते हैं। समंदर का अच्छा खासा सफर तय करने के बाद आखिर में जनसन उन्हें एक द्वीप पर उतार देता है। शाम का समय हो चुका था। चारों तरफ सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई आवाज नहीं हो रही थी, केवल समुद्री लहरों की आवाज थी। जनसन उन तीनों को जल्दी से उतरने के लिए कहता है और वापस अपनी बोट मोड़ने लगता है। तभी राघव पूछता है, क्या तुम हमारे साथ नहीं आओगे? जनसन कहता है, नो, मुझे अपनी जान खतरे में नहीं डालनी है। मैंने बस तुम्हें यहाँ पहुंचाने के पैसे लिए थे और इन मैडम ने मुझसे कहा था कि 5 दिन बाद मैं वापस तुम लोगों को लेने के लिए आ जाऊं। राघव अर्चना की तरफ देखता है तो अर्चना कहती है, तुम ही कह रहे थे, बस यहाँ पर रास्ता पता चल गया, चला तो मैं अपने आप जाऊंगा। जनसन ने तो फिर भी हमें द्वीप पर उतार दिया। राघव अपना सिर हिलाता है। वो कहता है, ठीक है, तो आप हमें ठीक 5 दिन बाद इसी समय पर यहाँ लेने आ जाना, हम आपका इंतजार करेंगे। जनसन अपनी बोट लेकर वापस चला जाता है। राघव, किशन और अर्चना कुछ देर वहीं खड़े होकर चारों तरफ जंगल को देखते हैं। सब कुछ शांत था। राघव बोला, मैंने तो सुना था कि इस आइलैंड पर कदम रखते ही तीरों की बौछार हो जाती है। यहाँ तो सब कुछ शांत है। किशन घबराते हुए बोला, भाई कैसी बातें कर रहा है तू? तीरों का इंतजार कर रहा है क्या? किशन का इतना ही कहना था कि इन तीनों पर तीरों की बरसात शुरू हो गई। ये लोग बचते बचाते इधर उधर भागने लगे। भागते भागते ये लोग जंगल में घुस गए और एक झाड़ी के पीछे छुप गए। किशन ने कहा, इतने सारे तीर कहां से आए? हमें दिखाई तो कोई भी नहीं दिया। राघव ने कहा, ये लोग छुप कर वार करते हैं, हमें सतर्क रहना चाहिए। ये तीनों आराम आराम से बिना आवाज किए आगे बढ़ रहे थे। तभी किशन की नजर एक आदमी पर गई। उस आदमी का रंग काला था, कमर पर चमड़ा बंधा था और उसकी सांसें हल्की हल्की चल रही थीं। किशन ने तुरंत राघव से कहा, राघव देख, ये कौन है? राघव ने आगे जाकर देखा तो वो सेंटिनल जनजाति का ही एक आदमी था। वो घायल अवस्था में पड़ा था। राघव ने उसे पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन इतने में ही बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। वे लोग पूरी तरह से नंगे थे, केवल कमर पर या तो पत्ते पहन रखे थे या फिर चमड़ी के पट्टे। वे कुछ 5-6 लोग थे और सभी के हाथों में तीर कमान थे। अपने आप को गिरा देखकर राघव अपने हाथ खड़े कर देता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। राघव को देखकर अर्चना और किशन भी यही करते हैं। वे सेंटिनल लोग आपस में एक अलग ही भाषा में बात करते हैं। फिर वे अपने तीर का मान नीचे कर लेते हैं। उनमें से एक आदमी आगे आता है और राघव से कुछ कहता है, लेकिन राघव कुछ समझ नहीं पाता। राघव अपनी भाषा में ही बोल रहा था।
जो कि उन सेंटिनल लोगों को भी समझ नहीं आ रही थी। तभी एक और सेंटिनल आदमी भागता हुआ इनके पास आता है। वो देखता है कि उसके साथियों ने यहाँ 3 लोगों को पकड़ रखा है। वो आदमी राघव और उसके साथियों से पूछता है कि वो कौन है, लेकिन एक बार फिर राघव उनकी भाषा समझने में असमर्थ था। राघव हिंदी में बोलता है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तभी वो लड़का जो अभी अभी आया था वो समझ जाता है कि ये लोग हमारी भाषा नहीं समझ पा रहे हैं। अब वो इंग्लिश में बोलता है, हु आर यू? ये सुनते ही राघव आश्चर्यचकित रह जाता है और तुरंत जवाब में अपना नाम बताता है। राघव ये समझ जाता है कि इस लड़के को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान है, इसीलिए राघव अंग्रेजी में उस लड़के से बात करने लगता है। मैं यहाँ पे आपको सारी कहानी हिंदी में ही सुना रहा हूँ ताकि सभी लोग आसानी से कहानी समझ सकें। राघव उस लड़के से कहता है, मैं यहाँ तुम लोगों से मिलने आया हूँ। वो लड़का कहता है, लेकिन क्यों? राघव कहता है, तुम्हारे जीवन के बारे में जानने के लिए। वो लड़का हंसता है और कहता है, अब क्या करोगे हमारे बारे में जानकर? कुछ ही देर में तुम लोग मरने वाले हो। राघव उस लड़के से कहता है, लेकिन क्यों? हमने क्या किया है? लड़का कहता है, यहाँ आने की गलती की है तुम लोगों ने, तुम लोगों को अपनी जान देनी होगी। इतना कहकर वो लड़का अपने साथियों को इशारा करके उन तीनों को लेकर चलने के लिए कहता है। वे सेंटिनल लोग राघव, अर्चना और किशन का हाथ पकड़कर उन्हें जबरदस्ती लेकर जाने लगते हैं। रात हो चुकी थी। ये लोग जल्दी जल्दी चल रहे थे और राघव और उसके साथियों से भी जल्दी जल्दी चलने को कह रहे थे। राघव ने एक बात नोट की कि जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था ये सभी लोग घबरा रहे थे। आखिर क्या वजह थी जो ये लोग इतना डर रहे थे? उसी समय अचानक जंगल में किसी के रोने की आवाज गूंजने लगी। सभी लोग एक जगह रुक गए और उस आवाज को सुनने लगे। तभी वो लड़का जो इंग्लिश जानता था उसने उत्तर की ओर इशारा किया और उसके बाद सभी लोग दक्षिण की ओर भागने लगे। जब वे लोग भाग रहे थे तो उन्होंने राघव, अर्चना और किशन को छोड़ दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे वे लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। किशन कहता है, अरे इन लोगों को क्या हुआ? ये लोग ऐसे भाग क्यों रहे हैं? राघव कहता है, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। अर्चना कहती है, हमारे पास अच्छा मौका है, हमें इनसे बचकर निकलना चाहिए। राघव कहता है, नहीं, हमें इनसे बचकर नहीं निकलना है, हमें इनके साथ ही चलना होगा। यहाँ कोई और ही बात है। इतना कहकर राघव भी उन्हीं लोगों के पीछे पीछे भागने लगता है। राघव को देखकर अर्चना और किशन भी उसके पीछे भागते हैं। ये लोग भागते भागते एक गुफा में पहुंच जाते हैं। गुफा में सेंटिनल जनजाति के और भी लोग मौजूद थे। गुफा में पहुंचते ही 3 आदमी एक बड़े पत्थर से गुफा का मुंह बंद कर देते हैं। गुफा के अंदर मशालें जल रही थीं। गुफा में मौजूद सभी लोग राघव, किशन और अर्चना को घूर रहे थे। जैसे ही राघव ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, वैसे ही उन लोगों ने तीनों को पकड़ लिया और गुफा के अंदर ले जाने लगे। इनके पीछे पीछे वो लड़का जो इंग्लिश जानता था वो भी आ रहा था। वे लोग राघव और उसके दोस्तों को एक बूढ़े आदमी के पास लेकर पहुंचे जो कि लकड़ी के सिंहासन पर बैठा था। उसके गले में सीपियों की माला थी, बाल काफी लंबे थे। राघव उसे देखकर समझ गया था कि ये इन लोगों का सरदार होगा। किशन और अर्चना जितना डरे हुए थे, राघव उतना ही उत्साहित था। वे सभी सेंटिनल लोग आपस में अपनी ही भाषा में बातें कर रहे थे। फिर कुछ देर बाद 2 लोग मोटी मोटी रस्सियां लेकर आए और राघव और उसके दोस्तों को बांधने लगे। राघव जोर जोर से बोलने लगा, अरे हमें क्यों बांध रहे हो? हमने क्या किया है? छोड़ो हमें। फिर राघव को ध्यान आता है कि इन्हें तो मेरी बात समझ ही नहीं आ रही होगी। फिर वो इंग्लिश में बोलने लगता है, लेकिन फिर भी उसकी कोई नहीं सुनता। किशन और अर्चना बुरी तरह घबरा गए थे। अर्चना तो रोने भी लगी थी। राघव इंग्लिश में ही अर्चना को चुप करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। ये लोग पूरी रात ऐसे ही काटते हैं। अगली सुबह वे सेंटिनल जनजाति के लोग गुफा के मुहाने को खोल देते हैं और बाहर चले जाते हैं। कुछ देर बाद राघव की नींद खुलती है तो वो चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर वही लड़का अंदर आता है और राघव से पूछता है, क्या हुआ? राघव कहता है, मुझे टॉयलेट के लिए जाना है। वो लड़का राघव की रस्सी खोल देता है और जंगल में अंदर की तरफ जाने लगता है। राघव जब हल्का हो जाता है
तो उस लड़के के पास वापस आता है और पूछता है, कल रात तुम सब लोग डर क्यों गए थे? वो लड़का कहता है, नहीं तो किसने कहा हम डर गए थे? राघव कहता है, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं, कोई तो बात है, तुम चाहो तो मुझे बता सकते हो। वो लड़का कहता है, लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊं, हो सकता है तुम ही हमारे दुश्मन हो। राघव हंसने लगता है और कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकेंगे? मेरे पास तो कोई हथियार भी नहीं है, और तुम अपने आप को देखो, तुम्हारे पास हर वक्त तीर कमान रहता है, तो तुम खुद ही सोचो कि शक्तिशाली तुम हो या फिर मैं। वो लड़का राघव की बात सुनकर चुप हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो कहता है, मेरा नाम मीराब है। राघव कहता है, मेरा नाम राघव है और मैं भारत के बेंगलुरु से आया हूं। क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हें अंग्रेजी भाषा कैसे आती है? क्योंकि मैंने सुना है कि तुम लोग समाज से बिल्कुल अलग रहते हो, तुम्हारी हर चीज अलग है, खाना पीना, रहन सहन, कपड़े, तुम्हारी भाषा, तो फिर तुम अंग्रेजी भाषा कैसे जानते हो? मीराब कहता है, इस द्वीप पर केवल मैं ही ये भाषा जानता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे इलाके में भी जाता रहता हूं। राघव को यह सुनकर हैरानी होती है, क्योंकि उसने यही सुना था कि ये लोग अपने द्वीप में न किसी को आने देते हैं और न यहां से जाते हैं। राघव उससे पूछता है, लेकिन मैंने तो तुम लोगों के बारे में कुछ और ही सुना था। मीराब कहता है, हमारे बारे में जिसका जो मन आता है कह देता है। मीराब राघव को लेकर वापस अपने दल के पास आ जाता है। राघव देखता है कि कुछ आदमी एक जगह बैठे बातें कर रहे हैं, कुछ औरतें मांस भून रही हैं और बच्चे खेल रहे हैं। मीराब राघव को वापस गुफा में बांध कर आ जाता है। राघव उसे ऐसा न करने को कहता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। कुछ देर बाद किशन और अर्चना भी उठ जाते हैं। वे दोनों राघव पर गुस्सा करते हैं, तुम्हारी वजह से हम यहाँ फंस चुके हैं, ढूंढो अपनी जड़ी बूटी। राघव कहता है, अरे मैं तो इन लोगों से मिलने ही यहाँ आया था। अर्चना कहती है, हाँ मैं कल ही समझ गई थी, जब तुम बोट से उतरकर इन लोगों का इंतजार कर रहे थे। राघव मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत समझदार हो तुम। अर्चना गुस्से में कहती है, और तुम बहुत झूठे हो। तभी किशन बीच में बोलता है, अरे यार तुम लोग लड़ना बंद करो। दोनों शांत हो जाते हैं। किशन कहता है, मुझे तो ये डर है कि ये लोग हमें मार देंगे, हम तो यहां से भाग भी नहीं सकते और भाग कर जाएंगे भी कहां? इस द्वीप से जाने के लिए हमारे पास कोई साधन भी नहीं है। राघव कहता है, तुम इतनी टेंशन मत लो, अगर उन्हें हमें मारना होता तो वो हमें कल ही मार देते, अब वो हमें बंदी ही बनाएंगे। किशन कहता है, तू तो चुप ही रह, उनकी तरफ से बोल रहा है। एक तो जबरदस्ती इस मौत के मुंह में ले आया और अब बातें बना रहा है। कुछ देर बाद सेंटिनल जनजाति के दो आदमी राघव और उसके दोस्तों के पास आते हैं, उनके हाथों की रस्सी खोलते हैं और उन्हें बाहर ले जाते हैं। उस जनजाति के पूरे परिवार को देखकर अर्चना की आंखें बड़ी बड़ी हो रही थीं। वो बहुत गौर से सबको देख रही थी। उन औरतों को देखकर अर्चना को शर्म भी आ रही थी, क्योंकि वो अर्धनग्न अवस्था में थीं, लेकिन उन औरतों के लिए आम बात थी। वे लोग राघव और उसके दोस्तों को एक पत्थर पर बैठने को कहते हैं और तीन तरफ से तीन लोग उन्हें घेर कर खड़े हो जाते हैं। राघव और उसके दोस्तों को ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे कि वे अपराधी हों। वे अपराधी तो थे, क्योंकि वो बिना इजाजत उनके इलाके में घुस आए थे। तभी एक औरत एक बड़े पत्ते पर भुने हुए कुछ मांस के टुकड़े राघव और उसके दोस्तों को परोसती है। राघव और किशन तो उन मांस के टुकड़ों को खाने लगते हैं, लेकिन अर्चना उसे देखकर ही घिनाने लगती है, क्योंकि वो नॉन वेजिटेरियन थी। अर्चना का मुंह बनता हुआ देख मीराब उस पर गुस्सा करता है, तो राघव अर्चना की तरफ से कहता है, इसने कभी भी नॉन वेज नहीं खाया है, प्लीज आप इसके लिए कुछ फल या सब्जी ले आई। मीराब गुस्से में कहता है, तुम हमारे मेहमान नहीं हो जो हम तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की चीज लाए। खाना है तो यही खा, वरना भूखे रहो। राघव को यह सुनकर गुस्सा आता है, इसीलिए वो भी अपना खाना छोड़ देता है। इसी तरह शाम हो जाती है। उस जनजाति के लोग अपना अपना काम कर रहे थे। बच्चे खेल रहे थे, कोई जंगल से लकड़ियां लेकर आ रहा था, कोई शिकार लेकर आ रहा था। इसी बीच मीराब उस जनजाति के एक लड़के को अपने साथ कहीं ले गया। वो बस कुछ कदम दूर ही चला होगा कि सबने देखा गुफा से मीराब निकल कर आ रहा है।
राघव ने खुद अपनी आंखों से देखा था कि मीराब अभी तो गया है और अब एकदम गुफा में से कौन निकल कर आ रहा है। जब सभी ने मीराब की तरफ देखा तो पूछा, क्या तुम अंदर थे? मीराब ने हाँ में अपना सिर हिलाया और सब के सब घबरा गए। वे लोग उस आदमी के पीछे भागने लगे जो कि अभी मीराब जैसा आदमी लेकर गया था और उनके एक आदमी को ले गया था। लेकिन अचंभे की बात यह थी, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ सेकंड बाद एक जोरदार चीख सुनाई दी जो पूरे जंगल में गूंजी। ये उसी आदमी की चीख थी जिसे कुछ देर पहले मीराब जैसा आदमी लेकर गया था। सेंटिनल जनजाति के कुछ लोग उस चीख की दिशा की तरफ आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक अजीब किस्म का जानवर जिसके कान बिल्ली की तरह हैं और शक्ल अजीब से लंगूर की तरह है, शरीर से वो किसी मानव की तरह है, वो उस जनजाति के एक इंसान को खा रहा था। लेकिन जैसे ये लोग वहां पहुंचे तो वो अजीब सा दिखने वाला जानवर वहां से भाग गया। इनका साथी अभी भी दर्द से कराह रहा था। वो अजीब सा जानवर उस आदमी के एक पैर को लगभग आधा खा चुका था। उस आदमी को इतना दर्द हो रहा था कि वो आंसुओं से रो रहा था और कुछ ही देर में बेहोश हो जाता है। उसके साथी उसे अपने इलाके तक लेकर आते हैं। उसे देखकर एक औरत जोर जोर से रोने लगती है। शायद वो उसकी पत्नी रही होगी। उसे सब शांत कराते हैं। राघव मीराब से पूछता है, क्या ये मर चुका है? इसे किसने मारा? मीराब कहता है, हाँ ये मर चुका है और इसे राक्षस ने मारा है जो हर रोज किसी न किसी को मारता है। तभी अर्चना कहती है, नहीं राघव, ये मरा नहीं है। राघव हैरानी से अर्चना की तरफ देखता है। मीराब अर्चना की बात समझ नहीं पाता क्योंकि अर्चना ने हिंदी में कहा था। राघव अर्चना से कहता है, क्या तुम्हें कैसे पता कि ये नहीं मरा है? अर्चना कहती है, मैं डॉक्टर हूं, इंसान को देखते ही पहचान सकती हूं कि उसमें जान है या वो मुर्दा है। मुझे खोलो, मैं शायद उसे बचा पाऊं। राघव मीराब से अर्चना को खोलने के लिए कहता है लेकिन मीराब मना करता है। राघव मीराब से बहुत मिन्नतें करता है कि शायद वो तुम्हारे साथी को बचा ले, इसलिए तुम अर्चना को खोल दो। मीराब इस बारे में अपने सरदार से कहता है। सरदार सोचता है कि ये तो निहत्थे लोग हैं, अगर हम इनका हाथ खोल देंगे तो ये क्या ही कर लेंगे, और वैसे भी अर्चना तो एक लड़की है, इसीलिए मीराब अर्चना के हाथ खोल देता है। अर्चना तुरंत उस आदमी के पास जाती है जिसका पैर खून से लटपट था। वो उसकी सांसें चेक करती है तो उसकी सांसें अभी भी चल रही थीं। अर्चना कहती है, सबसे पहले मुझे इसके बहते खून को रोकना होगा, मुझे बहुत सारा कपड़ा चाहिए। वो मीराब और दूसरे लोगों के मुंह को देखने लगती है। तभी राघव अर्चना से कहता है, अरे अर्चना, ये तुम्हारी भाषा नहीं जानते, अंग्रेजी बोलो। अर्चना अंग्रेजी में कहती है। मीराब उसकी बात समझ जाता है लेकिन उनके पास कपड़ा नहीं था। वे लोग जंगलों में रहते थे। कपड़े के नाम पर उनके पास या तो पत्ते थे या फिर चमड़े। अर्चना कहती है, तुम लोगों को कभी तो चोट लगती होगी, जब चोट लगती थी तो खून रोकने के लिए क्या करते थे? तो मीराब कहता है, हम तो मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। अर्चना कहती है, ठीक है, तो साफ मिट्टी लेकर आओ। मीराब गुफा के पास से साफ मिट्टी लेकर आता है। अर्चना मिट्टी को उस घायल आदमी के पैर में भरने लगती है। इस काम में मीराब भी उसकी मदद कर रहा था। अर्चना देखती है कि उस घायल आदमी की सांसें धीरे धीरे तेज हो रही हैं। वो उस घायल आदमी के सीने को रगड़ने लगती है, कभी हाथों को रगड़ती है, कभी सीने को पंप करती है, कभी पैर के तलवे को रगड़ने लगती है। अर्चना ये प्रक्रिया 3-4 बार करती है और फिर उस घायल आदमी को पानी पिलाती है। लगभग 15-20 मिनट बाद उस घायल आदमी को होश आने लगता है। खून भी काफी कम हो चुका था। अर्चना राघव से उसकी शर्ट उतारने के लिए कहती है, जिस पर राघव मना भी करता है, लेकिन वो जबरदस्ती उसकी शर्ट उतरवा लेती है और उस घायल आदमी के पैर पर बांध देती है ताकि मिट्टी शरीर से झड़े नहीं। अर्चना की दिलेरी देखकर उस कबीले का सरदार खुश हो जाता है और अर्चना के दोस्तों राघव और किशन को भी खोलने के लिए कह देता है। अर्चना की वजह से राघव और किशन आजाद तो गए थे, लेकिन राघव अब भी वहीं रुकना चाहता था। मीराब कहता है, तुम अपने देश वापस लौट सकते हो। राघव कहता है, लेकिन हमें तुम्हारे साथ कुछ समय बिताना है और हम अकेले इतनी दूर का सफर तय नहीं कर सकते। हमें लेने जो बोट आएगी वो 5 दिन बाद आएगी, तब तक हमें यहीं पर आश्रय दे दीजिए। मीराब ये बात अपने सरदार से कहता है तो वो मान जाता है, लेकिन सरदार
राघव और उसके दोस्तों को सख्त हिदायत देता है कि वो अकेले इधर उधर ना जाए और शाम होते ही गुफा में आ जाए। रात के समय अगर वो बाहर जाते हैं तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। राघव मीराब से पूछता है, आखिर रात को ऐसा क्या होता है जो तुम लोग इतना डरते हो? मीराब बताता है, हमारे यहाँ एक राक्षस आ चुका है जो हमारे लोगों को मारकर खा जाता है। हमारे कबीले के कुछ लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, यहाँ तक उनकी लाशें भी नहीं मिली हैं, कुछ के शरीर के बस टुकड़े ही मिले हैं। ये सुनकर राघव थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन उसके लिए ये जिज्ञासु भरी बात थी कि आखिर इतनी खतरनाक जनजाति के लोगों पर कौन काबू कर सकता है। राघव मीराब से पूछता है, मीराब, तुम लोग देश दुनिया से दूर यहाँ इन जंगलों में क्यों निवास करते हो? तुम तो शहर गए हो, क्या तुम्हें वहां का जीवन नहीं पता? कितना सरल और अच्छा है। यहाँ इतनी मेहनत करनी पड़ती है और धूप हो या बारिश हो, इधर से इधर धक्के खाने पड़ते हैं। तुम लोग हमारी तरह ही हमारे समाज में क्यों नहीं चलते? मीराब कहता है, नहीं, ये हमारे नियमों के विरुद्ध है। राघव कहता है, कैसे नियम भला? ऐसे भी कोई नियम होते हैं जो लोगों को अच्छा जीवन जीने से रोक सके। मीराब कहता है, हमारे पूर्वज बताते हैं कि एक बार अंग्रेज यहाँ आए थे और उन्होंने भी हमें सभ्य होने का पाठ पढ़ाया था। वे यहाँ से कुछ लोगों को अपने साथ ले गए थे क्योंकि उन्हें लोगों पर कोई वैज्ञानिक प्रयोग करना था और आज तक हमारे वे लोग वापस नहीं लौटे। ऐसा समाज किस काम का जो लोगों को अपने से जुदा कर दे? राघव मन में सोचता है, हो सकता है बाहरी दुनिया से नफरत करने की इनकी असल वजह यही रही हो। खैर, राघव इन लोगों के बारे में अधिक से अधिक जानने के लिए उत्सुक था। उसकी उत्सुकता तब और बढ़ गई थी जब उसने यहाँ किसी राक्षस के बारे में सुना। मीराब ने उसे बताया, ये लगभग 15 दिन से हो रहा है। वो एक अजीब जीव है, वो कोई भी रूप बदल सकता है, वो तुम्हारी या मेरी शक्ल ले सकता है। उसे पहचानना बहुत मुश्किल है, एक बार उसके हाथ लग गए तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मीराब राघव को उस अजीब प्राणी के बारे में बता ही रहा था कि तभी सब लोग चीखने चिल्लाने लगे और गुफा के अंदर की ओर भागे क्योंकि रात हो गई थी। आज फिर गुफा में जाने के बाद गुफा का मुंह बंद कर दिया गया। गुफा में जगह जगह मशालें जल रही थीं। मीराब राघव और उसके दोस्तों को सोने के लिए कहता है। राघव को सोच सोच कर नींद नहीं आ रही थी कि आखिर वो अजीब सा जीव है कौन। अगले दिन राघव मीराब के साथ शिकार पर जाता है। राघव बातों बातों में मीराब से पूछता है, तुम लोग उस अजीब से प्राणी से कब तक छुपते रहोगे? उसका सामना क्यों नहीं करते? मीराब कहता है, उसका सामना करना इतना आसान नहीं है। उसकी पहली ताकत तो यही है कि वो किसी का भी रूप ले लेता है, और दूसरी ये, जब तक किसी को पकड़ने के बाद वो उसका खून नहीं चूस लेता तब तक उसे छोड़ता नहीं। राघव कहता है, इसका मतलब वो बहुत शक्तिशाली है। मीराब कहता है, बहुत ज्यादा। हमने उसके शरीर पर तीर ही तीर बरसाए लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। उनसे बस हमारे कबीले की एक लड़की बचकर आई थी। वो नहीं जानती कि उसे उस राक्षस ने क्यों छोड़ दिया। राघव कहता है, क्या सच में उस लड़की को कुछ नहीं हुआ? मीराब कहता है, हाँ, एक खरोंच तक नहीं आई, लेकिन हाँ, उस राक्षस ने उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। उसके बाद वो जीव उसे छोड़कर चला गया। राघव कहता है, अजीब बात है, क्या मैं उस लड़की से मिल सकता हूँ? मीराब कहता है, हाँ, वो है। मीराब ने एक लड़की की तरफ इशारा किया। राघव ने कहा, मीराब, उस लड़की से बात करने में तुम मेरी मदद करो। अब मीराब एक ट्रांसलेटर का काम कर रहा था। राघव जो कहता वो मीराब उस लड़की को बताता, और वो लड़की जो कुछ कहती मीराब राघव को बताता। राघव ने पूछा, तुम्हें उस राक्षस ने कब पकड़ा था? वो लड़की बोली, 3-4 दिन पहले। राघव ने पूछा, उसने तुमसे कोई बात की थी? वो लड़की बोली, नहीं, वो मुझ पर हमला करने वाला था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मेरे स्तनों पर गई वो रुक गया। उसके बाद उसने 7 दुष्कर्म किया। जब तक वो मेरे साथ गलत करता रहा मुझे बस यही ख्याल आता रहा कि ये मुझे कुछ देर बाद खा जाएगा। राघव ने पूछा, तो क्या उसने तुम्हें छोड़ दिया था या फिर तुम भाग आई थी? वो लड़की बोली, उसने खुद ही छोड़ दिया। मेरे साथ जबरदस्ती करने के बाद वो राक्षस चुपचाप वापस लौट गया। उस वक्त मैं खुद हैरान थी, लेकिन मुझे बाद में बहुत खुशी
हुई कि मैं जीवित हूं। उसने हमारे कबीले के कई आदमियों को मार के खा लिया है। ऐसे में मेरा बचना किसी चमत्कार से कम नहीं। राघव को दाल में कुछ काला नजर आता है। वो अपने दिमाग में बहुत बातें सोच रहा था। वो इन बातों का डिस्कशन अर्चना और किशन से भी करता है। अर्चना कहती है, क्या पता ये किसी तरह का जानवर ही हो, जैसे चिंपांजी या बंदर की जाति का। वो जानवर भी फीमेल की तरफ अट्रैक्टिव रहते हैं। राघव कहता है, मुझे नहीं लगता कि वो कोई जानवर है, वो एक अलग ही एंटिटी है, क्योंकि मीराब ने उसके बारे में ये भी बताया था कि वो रूप बदल लेता है। अब एक जानवर जो रूप बदल ले, मैंने तो कभी नहीं सुना। अर्चना कहती है, तो तुम्हें क्या लगता है? राघव कहता है, मेरे ख्याल से वो एक तरह का जिन्न है या फिर कोई राक्षस। जैसे हम तुम जानवर और पक्षी ईश्वर के बनाए प्राणी हैं, वो भी हमारी तरह एक प्राणी है, बस उनका अस्तित्व अलग है। मैंने इस्लाम धर्म में ऐसे जिन्नों के बारे में सुना है जो कि किसी की भी शक्ल ले लेते हैं, और इतना ही नहीं, वे इंसानों से संबंध भी बनाते हैं ताकि उनकी संख्या बढ़ती रहे। किशन कहता है, हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब वो जीव सब आदमियों को मार रहा है तो उस लड़की को छोड़ने का क्या मतलब? अर्चना कहती है, रूप तो छलावा भी बदल लेते हैं और शारीरिक संबंध तो वो भी बना लेते हैं। राघव कहता है, हाँ कुछ उसके जैसा ही, लेकिन वो नहीं, ये एक तरीके से शेप शिफ्टर है। मुझे एक बार उसे देखना हो। किशन घबरा कर कहता है, तू सच में पागल है, अगर उसने तुझे देख लिया तो वो तुझे खा जाएगा। राघव कहता है, मैं यहाँ एक नई खोज पर आया था और अब मुझे एक नई खोज मिल चुकी थी, मैं पीछे नहीं हटूंगा। राघव फैसला करता है कि आज रात वो बाहर ही रहेगा और उस राक्षस को देखेगा। आखिर वो कौन है और कैसे दिखते हैं? राघव ये बात किसी को नहीं बताता, क्योंकि वो जानता था कि कोई भी उसे बाहर रुकने नहीं देगा। फिर रात हुई, गुफा पर पत्थर लग चुका था। राघव ने मीराब से कहा कि उसे हल्के होने जाना है, लेकिन मीराब ने मना कर दिया। राघव ने बहुत जिद की तो मीराब ने कहा, यहीं कहीं कोने में कर लो, लेकिन राघव ने कहा, मुझे बाहर जाना है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, मेरे जाने पर तुम पत्थर लगा लेना, जब मैं आऊंगा तो आवाज लगा दूंगा। राघव इस तरह से एक्टिंग करने लगा जैसे उसे बहुत तेज सुसु आई हो। मीराब को हार कर गुफा का पत्थर खोलना पड़ा। राघव बाहर चला गया। कुछ देर तक मीराब राघव का इंतजार करता रहा, लेकिन राघव लौटकर नहीं आया। मीराब के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। राघव तो वहां से काफी दूर निकल गया था। राघव एक ऐसी जगह ढूंढ रहा था जो कि थोड़ी छिपी हुई हो और वहां से उसे राक्षस आसानी से ना देख पाए, लेकिन वो राक्षस को देख ले। अंत में राघव एक बड़े और मोटे पेड़ के नीचे झाड़ियों में छिप गया। उधर मीराब राघव के दोस्तों को राघव के बारे में बताता है। वे लोग भी परेशान होते हैं, लेकिन वे जानते थे कि राघव जानबूझकर बाहर गया है। काफी देर हो जाती है। राघव जब वापस नहीं आता है तो अर्चना रोने लगती है। किशन उसे समझाता है, परेशान मत हो, वो वापस आ जाएगा। किशन मीराब से कहता है कि बाहर जाकर राघव को लेकर आए, लेकिन मीराब साफ मना कर देता है, क्योंकि वो अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। किशन कहता है कि उसे बाहर जाने दिया जाए, लेकिन मीराब इसके लिए भी मना कर देता है, क्योंकि वो ये भी नहीं चाहता था कि बाकियों की जान खतरे में पड़े। अगर उस अजीब से जीव को इस गुफा के बारे में पता चल गया तो वो यहां भी हमला कर सकते हैं। राघव पेड़ के पास बैठे हुए उस पिशाच का इंतजार कर रहा था जो कि लोगों को खा जाता था। कुछ देर बाद आसमान में रोने की आवाज आने लगी। उस आवाज को सुनकर गुफा में बैठे लोग सहम गए और बिल्कुल शांत हो गए। गुफा में इतनी शांति थी कि किसी की सांसों की आवाज भी नहीं आ रही थी, क्योंकि वे लोग समझ चुके थे कि बाहर वो पिशाच आ चुका है। इधर राघव बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब वो उस अजीब से दिखने वाले जीव को देख लेगा, और होता भी वही है। एक अजीब सा दिखने वाला जानवर जैसा आदमी पेड़ों पर कूदता हुआ उस जंगल में घूम रहा था। अंधेरा होने की वजह से राघव उसे ठीक तरीके से देख नहीं पाता। राघव अपना फोन निकालता है और उस जीव की फोटो खींचने लगता है। चारों तरफ सन्नाटा था, जिसे क्लिक क्लिक की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। ये आवाज उस जानवर जैसे दिखने वाले आदमी के कानों पर भी पड़ी। वो सतर्क हो गया। फोटो खींचते खींचते वो जीव अचानक राघव की नजरों से ओझल हो गया। राघव इधर उधर देखने लगा,
तभी उस जीव ने राघव पर पीछे से हमला कर दिया। वो राघव के गले पर लिपट गया। राघव इस हमले के लिए तैयार नहीं था। राघव खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करता है। वो उसे मारता है, लेकिन उस जीव में काफी ताकत थी। राघव चाहकर भी उसे अलग नहीं कर पा रहा था। उसी समय राघव ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और उस जीव की गर्दन पर चला दी। गोली लगने के बाद वो जीव नीचे गिर गया, लेकिन मरा नहीं। तभी राघव को एहसास हुआ कि यहाँ कोई और भी है। राघव समझ चुका था, यहाँ कोई एक पिशाच नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे ही जीव हैं। राघव ने सोचा कि उसने इस समय बाहर आकर गलती कर दी है। वो वापस गुफा की तरफ जाने लगा। तभी उसका सामना एक और जीव से हुआ। वो बिल्कुल पहले जैसे जीव की तरह ही था, शक्ल जानवर की और आधा धड़ इंसान जैसा। राघव ने बिना देरी किए अपनी पिस्टल का निशाना उस जीव पर दागा, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद वो जल्दी जल्दी भागने लगा। जब वो भाग रहा था तो जल्दबाजी में गुफा का रास्ता भूल गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गुफा किस तरफ है। वो एक जगह रुककर चारों तरफ देखने लगा। जब राघव ने पीछे मुड़कर देखा था तो वो अजीब सा प्राणी अब भी उसके पीछे था, लेकिन काफी दूर, क्योंकि वो हल्के हल्के चल रहा था। उस जीव को हल्के हल्के आता देख राघव तेजी से भागने लगा। उसे लगा कि वो राक्षस जैसा जीव उस तक इतनी आसानी से नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन जब राघव ने दोबारा पीछे पलटकर देखा तो हैरान रह गया। वो जीव एक कुत्ते में खुद को बदल रहा था। राघव को वो दृश्य देखकर इतनी हैरानी हुई कि वो अपनी जगह पर जम सा गया। आज से पहले उसने ऐसा नजारा कहीं नहीं देखा था। जैसे ही वो जीव एक कुत्ते में बदला तो कुत्ते की तरह उसकी चाल भी तेज हो गई। वो तेजी के साथ राघव के पास दौड़ने लगा। जब वो कुत्ता बिल्कुल करीब आ चुका था तब राघव ने लड़खड़ाते कदमों से वापस भागना शुरू किया। अब उसे जहां समझ आता वो उस दिशा में मुड़ जाता। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया था, बचाओ बचाओ, मीरा, अर्चना, प्लीज मेरी मदद करो, मैं फंस चुका हूं। लेकिन वो गुफा से काफी दूर आ चुका था। गुफा के लोगों तक उसकी आवाज नहीं जा रही थी। राघव नीचे बैठ जाता है और अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान की तरफ यानी ऊपर देखने लगता है। उसके हाथ की उंगली में एक चांदी की त्रिशूल जैसी अंगूठी थी। वो उसे चूमता है और अपनी मौत का इंतजार करने लगता है। अब वो कुत्ता राघव के बिल्कुल करीब आ चुका था और अपनी असली शक्ल ले रहा था। राघव चुपचाप अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो राक्षस राघव की ओर जाता है, राघव न चाहते हुए भी अपने हाथ का मुक्का बनाकर उस जीव के सीने पर मार देता है। हालांकि मुक्का काफी तेज नहीं पड़ा था, लेकिन फिर भी वो जीव नीचे गिर जाता है। उस राक्षस को तेज दर्द उठता है। वो जमीन से उठ नहीं पा रहा था। ये देखकर राघव हैरान हो गया और वो सोचने लगा कि पिस्टल की गोली जीव को घायल नहीं कर पाई, लेकिन मेरे एक मुक्के ने इसके शरीर में दर्द पैदा कर दिया। राघव सोचता है कि ये मेरे मुक्के का कमाल नहीं हो सकता। तभी उसका ध्यान उसकी चांदी की अंगूठी पर जाता है। वो समझ जाता है कि ये चांदी की अंगूठी का ही कमाल है। राघव खुश हो जाता है। वो अपनी इस अंगूठी से उस राक्षस के सीने पर 2-4 घूंसे बजा देता है, जिससे पूरा राक्षस वही दम तोड़ देता है। राघव मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने युद्ध के मैदान में युद्ध जीत लिया हो। वो सीना चौड़ा करते हुए गुफा का रास्ता ढूंढ रहा था। इसी बीच उसका सामना एक और राक्षस जैसे दिखने वाले जीव से हुआ। राघव ने पूरी हिम्मत के साथ उसके सीने पर अपनी चांदी की अंगूठी से वार किया और चांदी के स्पर्श से ही वो जीव उसी समय मर गया। जब ये राक्षस जैसे दिखने वाले जीव मर रहे थे, तब इनके जैसे ही दूसरे जीव इन्हें कहीं से छुपकर देख भी रहे थे। अब वे राघव के सामने नहीं आना चाहते थे। राघव पूरी रात गुफा का रास्ता ढूंढता है और अंत में गुफा तक पहुंच जाता है। अब तक सुबह हो चुकी थी। राघव के वहां पहुंचते ही कबीले के लोग वहां से पत्थर भी हटा देते हैं और राघव को सामने पाकर खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी मीरा सभी को राघव से दूर हटने को कहता है। ये देखकर अर्चना और किशन भी थोड़ा अचरज में पड़ जाते हैं। मीराब कहता है, जरूरी नहीं ये राघव ही हो, ये राक्षस भी हो सकता है, इससे दूर हट जाओ। सभी लोग एक ही झटके में राघव से पीछे हटने लगते हैं। यहां तक अर्चना और किशन भी। राघव अपनी सफाई में कहता है, अरे नहीं, मैं कोई शैतान नहीं हूं,
मैं राघव हूं। अर्चना, तुम तो मुझे पहचानो, वही राघव जिसके पीछे तुम अब तक पड़ी हो। मेरा यकीन करो, मैं असली राघव हूं। मैं कोई शेप शिफ्टर नहीं हूं। मैंने किसी का रूप नहीं लिया है और मैंने तो उनको मार दिया। राघव बोलता जा रहा था और बाकी खड़े लोग सुन रहे थे। उसकी बात मीराब, अर्चना और किशन के अलावा कोई भी समझ नहीं पा रहा था। राघव आगे कहता है, किशन, मैं सच कह रहा हूं, तू यकीन नहीं करेगा। मैंने अपनी पिस्तौल से उन शेप शिफ्टर पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने अपनी इस अंगूठी को उनके सीने पर मारा तो वे मर गए। हम इन राक्षसों को खत्म कर सकते हैं। राघव थोड़ा हिंदी में बोल रहा था तो थोड़ा इंग्लिश में राघव मीराब को भी यही बात बताता है। तो मीराब अर्चना की तरफ देखता है। वो कहता है, हम कैसे मान लें कि तुम राघव ही हो? तुम रात भर बाहर थे। हम कैसे मान लें उन जीवों ने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया? अर्चना राघव से पूछती है, अच्छा ठीक है, अगर तुम सच में राघव हो तो ये बताओ कि हम कौन से कॉलेज में साथ पढ़े थे? राघव हंसने लगता है और कहता है, इतना आसान सवाल पूछोगी? सेंट जेवियर्स में। अर्चना मीराब की तरफ हाँ में सिर हिला देती है। इसके बाद राघव पर सब लोग यकीन कर लेते हैं। राघव मीराब को रात की सारी बात बताता है और कहता है, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस चांदी की धातु से उन राक्षसों का खात्मा हो जाएगा। मीराब कहता है, लेकिन हमारे पास ये नहीं है। राघव अफसोस में पड़ जाता है कि बस इस एक अंगूठी से तो इतने सारे राक्षसों को नहीं मारा जा सकता। राघव कहता है, चलो मैं इसका कोई उपाय सोचता हूं। इधर ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि उधर उस लड़की के पेट में बहुत तेज दर्द होता है, जिसके साथ कुछ दिन पहले इस राक्षस जैसे जीव ने संभोग किया था। वो अपने दर्द को बेतहाशा तकलीफ बता रही थी। उसका दर्द देखकर अर्चना उसके पास पहुंचती है और उसके पेट को छू कर देखती है। जैसे ही अर्चना उसका पेट छूती है, अर्चना डर के मारे पीछे हट जाती है। राघव अर्चना से पूछता है, क्या हुआ? अर्चना कहती है, इसके पेट में कुछ है। राघव कहता है, क्या? अर्चना डरी हुई कहती है, तुम हाथ लगाकर देखो। अर्चना राघव का हाथ पकड़कर उस लड़की के पेट को छूती है। उसके पेट में एक अजीब हलचल हो रही थी। कोई चीज अंदर ही अंदर इधर उधर घूम रही थी, जिसकी आकृति इंसान की भांति ही थी। राघव अर्चना से पूछता है, ये क्या है? अर्चना कहती है, मुझे नहीं पता। मैंने आज से पहले पेट में ये सब नहीं देखा और बिना अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं बता सकती। राघव कहता है, अब यहाँ अल्ट्रासाउंड कैसे? तभी वो लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगती है और अपनी भाषा में कुछ कहती है। उस लड़की के पास खड़ी औरतें सभी आदमियों को वहां से हटा देती है। राघव तो उन औरतों की बात समझ नहीं पाता, लेकिन मीराब समझ जाता है। इसलिए मीराब राघव को वहां से हटाने के लिए कहता है और कुछ देर बाद वो लड़की, जो कुछ देर पहले दर्द से तड़प रही थी, 3 अजीब से बच्चों को जन्म देती है। ये बच्चे और कोई नहीं बल्कि उस राक्षस जैसे जीव के बच्चे होते हैं। ठीक उनके जैसे ही शक्ल सूरत। उन्हें देखकर लड़की चीखने चिल्लाने लगती है और सब लोग उसे संभालते हैं। अर्चना राघव को अपने पास बुलाती है और उन बच्चों को दिखाती है, जिन्हें देखकर राघव के साथ दूसरे आदमी भी घबरा जाते हैं। राघव जब उन बच्चों को देखता है तो समझ जाता है कि उसका शक सही था। ये एक प्रकार के जिन्न नहीं है, क्योंकि अपनी तादाद बढ़ने के लिए लड़कियों को नहीं मारते बल्कि उनसे संभोग करते हैं। इसीलिए उस राक्षस ने इस लड़की को नहीं मारा था, लेकिन ये और भी खतरनाक था। राघव मीराब से कहता है, देखो मेरा शक सही था। ये केवल छलावा नहीं है जो रूप बदल ले, ये कुछ बड़ा है। लेकिन जो भी है, हमें इसे खत्म करना होगा, वरना ये आइलैंड इन सेंटिनल लोगों का आइलैंड ना होकर इन राक्षसों का आइलैंड हो जाएगा। और ये जनजाति है जो अब तक देश दुनिया से दूर थी, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अर्चना कहती है, तो अब तुम क्या करोगे? राघव कहता है, सबसे पहले मैं इनको मार दूंगा। अर्चना कहती है, तुम पागल हो रहे हो क्या? ये तो बहुत छोटे हैं। राघव कहता है, जब यही बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ये छोटा और बड़ा नहीं समझेंगे। तुम भी इन्हें छोटा मत समझो। तुमने गौर किया, एक आम लड़की 9 महीने में एक बच्चा जनती है, लेकिन इसने केवल 6 दिन में उस जीव के बच्चों को जन्म दिया।
सोचो अगर इसी स्पीड में वो राक्षस लड़कियों के साथ संभोग करेंगे और फिर उनके बच्चे होंगे तो उनकी तादाद कितनी जल्दी बढ़ जाएगी। हो सकता है ये हमारी दुनिया पर भी हमला कर दे। इसीलिए मुझे मत रोको, मुझे उन बच्चों को मारने दो। मीराब भी राघव को रोकता है, लेकिन राघव मीराब को भी यही समझाता है कि इनका मर जाना बेहतर है, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि कितनी जल्दी बड़े हो जाएंगे और हम पर हावी हो जाएंगे। फिर इन राक्षसों को इंसान का मांस और खून का पता है, यही इनका खाना होगा। तुम खुद ही सोचो, जब ये इतनी जल्दी इस दुनिया में आ सकते हैं तो ये बड़े भी जल्दी हो सकते हैं। इसीलिए रिस्क लेने से कोई फायदा नहीं है। राघव उन बच्चों को हाथ में लेता है और एक एक करके अपनी चांदी की अंगूठी से उनके सीने पर घूंसा मार देता है। उन बच्चों का दम उसी समय निकल जाता है। ये सब करने में राघव को भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अगर वो ये न करता तो उनके लिए परेशानी और भी अधिक खड़ी हो सकती थी। राघव के पास अब 2 दिन बचे थे। 2 दिन बाद जनसन वापस इसी द्वीप पर राघव और उसके दोस्तों को लेने आने वाला था। राघव ने अर्चना से कहा, अर्चना, हमें बाहर से मदद लेनी होगी। पावर बैंक में भी अब बैटरी नहीं है। मुझे नहीं लगता ये फोन 2 दिन तक चल पाएगा। अब इस फोन में भी केवल 10% बैटरी रह गई है। मैं अपने एक दोस्त को मैसेज करके चांदी की कुछ पत्तियां मंगवा लेता हूं, ताकि ये लोग अपनी रक्षा कर सकें और हम उन राक्षस जैसे जीवों को मार सकें। लेकिन एक परेशानी और थी, उस द्वीप पर मोबाइल के नेटवर्क ही नहीं आ रहे थे। इसलिए राघव जनसन तक या फिर अपने किसी दोस्त तक ये मैसेज नहीं पहुंचा पा रहा था और कुछ देर बाद वो 10% बैटरी भी खत्म हो जाती है। राघव और उसके दोस्त निराश हो चुके थे कि अब हम किस तरह मदद लें। तभी मीराब राघव से कहता है, क्यों ना हम ही शहर जाकर मदद लेकर आए। हम मेरी नाव से शहर तक जा सकते हैं और वहां जाकर चांदी की पत्तियां ला सकते हैं, लेकिन हमें जाने और आने में पूरा 1 दिन लग जाएगा। तब तक यहां पर तुम लोगों को सतर्क रहना होगा और अपना ध्यान रखना होगा। मीराब की बात सुनकर किशन तुरंत कहता है, हाँ भाई, ये ठीक रहेगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं यहाँ वापस नहीं आना चाहता। मैं जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहता हूँ और यहाँ वापस नहीं आना चाहता। राघव कहता है, लेकिन उस नाव में केवल 2 लोग ही सवार हो सकते हैं। किशन कहता है, हाँ तो कोई बात नहीं, मैं और राघव चले जाते हैं। तुम यहाँ इन सब का ख्याल रखो। अर्चना गुस्से से किशन की तरफ देखती है, क्योंकि किशन ने उसे तो छोड़ ही दिया था। मीराब कहता है, ठीक है, अगर तुम लोगों को शहर तक जाने का रास्ता पता है तो तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखना ये समुद्र है, कोई नदी नहीं। रास्ता भटक सकते हो। राघव कहता है, मीराब, तुम ही मेरे साथ चलना। ये तो पागल है। इसके कहने पर रहूंगा तो मैं कभी अपने घर वापस न पहुंच पाऊंगा। किशन गुस्से से राघव की तरफ देखता है तो राघव किशन को समझाता है, देख भाई, तू परेशान मत हो। मैं तुझे यहाँ लेकर आया था और मैं ही तुझे यहाँ से निकाल कर लेकर जाऊंगा। तू किसी बात की चिंता मत कर। लेकिन इस समय मीराब का मेरे साथ जाना जरूरी है, क्योंकि रास्ता यही जानता है। ये द्वीप तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर हम समुद्र में रास्ता खो गए तो फिर हमारी मौत पक्की है। किशन भी इस बात को समझता है, इसीलिए वो कहता है, ठीक है, मुझे तुझ पर भरोसा है। चलो तुम लोग अभी निकल जाओ। मीराब और राघव ऐसा ही करते हैं। वे बिना देरी किए उसी समय मीराब की नाव से समुद्र के रास्ते शहर के लिए निकल जाते हैं। इन लोगों को शहर पहुंचने में लगभग 10 से 12 घंटे लग जाता है। शहर पहुंचकर राघव जनसन से मिलता है और उससे चांदी के पत्तियों जैसे ब्लेड की मांग करता है। इसके लिए जनसन काफी ज्यादा पैसे मांगता है। पहले तो राघव काफी ना नुक्कर करके जनसन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में उसे जनसन की बात माननी पड़ती है और उसे मुंह मांगी कीमत देनी पड़ती है। जनसन उससे कहता है कि वो कल शाम तक चांदी की पत्तियां उपलब्ध करा देगा। वही दूसरी ओर अर्चना और किशन नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर 2 दिन डरते डरते काटते हैं। इसी बीच सेंटिनल जनजाति के लोगों में एक आदमी उन राक्षसों का शिकार बन चुका था। लड़कियों को सख्त हिदायत दी गई थी कि वे सभी लोगों के साथ रहें, अकेले इधर उधर न जाए। 2 दिन बाद जनसन चांदी के लगभग 10 ब्लेड लाकर राघव को देता है। राघव जनसन को नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर 3 दिन बाद आने को कहता है।
राघव और मीराब वापस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर देखते हैं तो उनके कबीले से एक आदमी और गायब हो चुका था। बाकी के लोग उस आदमी को ढूंढ रहे थे, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं मिलता था। थक हार के वे लोग गुफा के पास वापस आ जाते हैं। राघव मीराब को सारी बात समझाता है कि किस तरह हमें इस चांदी के ब्लेड से उन राक्षसों पर वार करना है। मीराब भी अपने कबीले के लोगों को समझा देता है। कबीले में गिने चुने लोग ही रह गए थे, मुश्किल से 20 से 25 लोग, जिनमें बच्चे, आदमी और औरतें सभी शामिल थे। इसके बाद राघव और कुछ आदमी गुफा के बाहर बैठ जाते हैं। वे लोग सभी औरतों और बच्चों को गुफा में बंद कर देते हैं। कुछ देर बाद आसमान में रोने की आवाज आने लगती है। वे लोग समझ जाते हैं कि उन राक्षसों का आने का वक्त हो चुका है। वे सभी आदमी तैयार थे। राघव को वो अजीब प्राणी नजर आता है। राघव अपने साथ के लोगों को इशारा भी करता है, लेकिन तभी वो राक्षस उसकी नजरों से ओझल हो जाता है। राघव उठकर उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन मीराब उसे ऐसा करने के लिए मना करता है। राघव मीराब से कहता है, चिंता मत करो, मैं अभी आता हूं। मीराब के मना करने के बाद भी राघव उस एंटिटी के पीछे चला जाता है। जब वो बीच जंगल में पहुंच चुका था, अचानक 2 राक्षस राघव के सामने आ जाते हैं। एक उसके आगे खड़ा था और एक पीछे, या ये कह सकते हैं कि उन्होंने राघव को घेर लिया था। वो हल्के हल्के राघव की ओर बढ़ रहे थे। राघव ने बड़ी होशियारी के साथ अपने सामने वाले राक्षस पर 3-4 वार किए और वो राक्षस तुरंत वहीं गिर गया। उसे गिरता देख दूसरा राक्षस पीछे हटने लगा और उसने अपना रूप बदल लिया और वो एक बाज बन गया। बाज बनकर उड़ने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगा और राघव इधर उधर देखता रह गया। राघव वापस गुफा की ओर जाने लगा। तभी उसे मीराब दिखाई दिया। मीराब ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहां पर सभी लोग उन जीवों को मार रहे हैं, चलो वहीं चलो। राघव मीराब के साथ वापस जंगल की ओर जाने लगता है। राघव को यह खबर ही नहीं थी कि वो मीराब नहीं है, बल्कि वही जीव है जो कि रूप बदलकर इस समय उसके साथ चल रहा है। जब वे लोग भी जंगल में पहुंच जाते हैं, तब मीराब राघव से कहता है, तुम आगे बढ़ो, मैं अभी आता हूं। राघव आगे बढ़ता है और कुछ देर बाद ही मीराब अपनी असली शक्ल में आ जाता है, यानी कि वही राक्षस की शक्ल, अजीब से दिखने वाला प्राणी, और वो तुरंत राघव के ऊपर हमला कर देता है। राघव इस हमले के लिए तैयार नहीं था। वो उस राक्षस पर चांदी की ब्लेड से वार कर रहा था, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। राघव ये बात जानता था कि इसके सीने पर वार करना होगा, लेकिन वो राक्षस राघव मौका ही नहीं दे रहा था। राघव अब समझ चुका था कि अभी कुछ देर पहले जिसके साथ वो चल रहा था वो मीराब नहीं बल्कि यही राक्षस था। राघव को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो गुफा के पास तक पहुंच चुका था और इस लालच ने उसका ध्यान भटका दिया और उसे यहाँ जंगल तक ले आया। रात में जंगल में चलना और रास्ता खोजना आसान नहीं होता। राघव के लिए तो बहुत ही मुश्किल था। राघव अपनी पूरी हिम्मत जुटा देता है और उस राक्षस को मार कर ही दम लेता है। राघव जब उसके सीने पर वार कर रहा था तो उसके शरीर से काला सा पदार्थ बाहर निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका खून काले रंग का हो। उसमें से बहुत ज्यादा गंदी बदबू भी आ रही थी, जो कि राघव के लिए असहनीय थी। राघव को भी कुछ चोटें लग चुकी थी, लेकिन वो बिना देरी किए अब गुफा की तरफ जाता है। मीराब अपने साथियों के साथ बैठा हुआ था। तभी उसे राघव दिखाई देता है। राघव दूर से ही मीराब को बुलाता है, जल्दी यहाँ आओ, देखो मैंने क्या देखा है। राघव के इतना कहने पर मीराब भी तुरंत भागता है। मीराब राघव के पीछे पीछे भाग रहा था। फिर वे दोनों एक जगह जाकर रुक जाते हैं। राघव झाड़ियों के पीछे जमीन पर इशारा करता है। मीराब देखता है कि ये तो राघव की लाश है। राघव जमीन पर मरा पड़ा है। मीराब समझ चुका था कि उसके साथ छल हुआ है। जब वो पीछे पलटकर देखता है तो उसके सामने राघव नहीं, वही अजीब आदमी और जानवर जैसा दिखने वाला प्राणी था। मीराब के सामने ये पहला मौका था जब वो इस प्राणी को मारता। उसने राघव की बात को याद किया और उस राक्षस के सीने पर चांदी के ब्लेड से वार कर पहले राक्षस को मार दिया। ये देखकर दूसरा राक्षस सतर्क हो गया और वापस जाने लगा, लेकिन मीराब ने उसे भी नहीं छोड़ा, उसे भी मार दिया। असली राघव गुफा तक पहुंच चुका था। वो वहां बैठे लोगों से मीराब के बारे में पूछता है। वहां बैठे सभी
आदमी राघव को देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी एक आदमी इशारा करके राघव को कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन राघव को कुछ समझ में नहीं आता। इतनी ही देर में मीराब भी वहां आ जाता है। मीराब राघव की पीछे से गर्दन से पकड़ लेता है। राघव छटपटाने लगता है और कहता है, मीराब क्या कर रहे हो? मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने क्या किया है? मीराब गुस्से में कहता है, मेरे साथ छल करोगे? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी दूसरे आदमी मीराब को रोकते हैं और कहते हैं, शायद ये असली राघव है। राघव पर मीराब की पकड़ ढीली हो जाती है। राघव कहता है, लगता है उसने तुम्हें धोखा दिया है। तुम्हें यकीन नहीं है तो लो देखो। राघव अपने हाथ पर हल्का सा कट मारकर दिखाता है, जिससे उसका खून निकलने लगता है। राघव कहता है, अगर मैं वो राक्षस होता तो मेरे शरीर से काला खून निकलता ना। किलाल, अगर तुमने अब तक उनमें से एक भी जीव को मारा है तो तुम्हें यह पता चल चुका होगा कि उसका खून लाल नहीं है। मीरा मन ही मन सोचता है कि हाँ, बात तो सही है। वो राघव को छोड़ देता है और माफी मांगता है। राघव भी मीराब की इस बात का बुरा नहीं मानता, क्योंकि वो जानता था कि उसकी जगह कोई और भी होता तो इसी गलतफहमी का शिकार होता। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है और सब कुछ सामान्य हो जाता है। किशन राघव से कहता है, राघव, हम घर कब जाएंगे? राघव कहता है, बस इन राक्षसों को मारने के बाद। किशन कहता है, कब तक मारते रहेंगे? हमें तो उनकी संख्या का पता भी नहीं है। राघव कहता है, जितना हो सके उतना तो कर ही सकते हैं। किशन कहता है, लेकिन मुझे घर की याद आ रही है। यहाँ हमें ठीक से खाने को नहीं मिल रहा है। मैंने अपने कपड़े भी नहीं बदले हैं। राघव कहता है, तुम चिंता मत करो, हम जल्दी घर जाएंगे। अर्चना भी काफी गुस्सा करती है। वो राघव से बहुत झगड़ा करती है। राघव उसे समझाने काफी कोशिश करता है, लेकिन अर्चना रोने लगती है। अर्चना कहती है, मैं यहाँ तुम्हारे साथ कुछ पल बिताने आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम ये सब करोगे। अब तो ऐसा लगता है कि तुमने कभी मेरा प्रपोज एक्सेप्ट नहीं किया, तो अच्छा ही किया। अगर तुम्हारे साथ रहती तो शायद जिंदगी भर रोती ही रहती। तुम मेरे तो क्या किसी भी लड़की के काबिल नहीं हो। राघव को ये बात बहुत चुभती है। उसे अर्चना के लिए भी बुरा लगता है। किशन राघव से कहता है, हाँ यार, मुझे अर्चना ने तुम्हारे कॉलेज की सारी हिस्ट्री बताई। मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा। ऐसा प्यार करने वाला साथी हर किसी को नहीं मिलता, और ये आज तक सिर्फ तुम्हारे लिए कुंवारी बैठी है और तुम्हें इसका जरा भी ख्याल नहीं है। तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? ये लोग बातें कर ही रहे थे कि उसी समय मीराब राघव को बुला लेता है। किशन गुस्से में कहता है, जाओ, तुम्हारा असली यार तुम्हें बुला रहा है, उसी की मदद करो। राघव इस बारे में काफी सोचता है। उसे लगता है कि किशन की बात भी सही है। मैं कब तक इन लोगों से लड़ सकता हूँ और कब तक यहाँ रह सकता हूँ? ये मेरी असली दुनिया नहीं है। यहाँ तो मैं इन जनजाति के बारे में जानने आया था, लेकिन इन्हें छोड़कर मैं राक्षस को मार रहा हूँ। लेकिन मेरे लिए ये करना भी जरूरी है। जब ये जनजाति ही नहीं बचेगी तो मैं किसके बारे में खोज करूंगा? राघव इस बारे में मीराब से बात करता है। वो मीराब से कहता है, मीराब, मुझे अपने देश वापस जाना है। मैंने जनसन को 3 दिन का समय दिया है। वो 3 दिन बाद वापस हमें लेने आ जाएगा। तब तक कोशिश करो कि इन बुरे राक्षसों को मार दो। मीराब भी हाँ में सिर हिला देता है। अगले दिन शाम के समय अंधेरा होने से पहले इनके कबीले का एक आदमी जंगल में किसी काम से गया था, लेकिन वो वापस नहीं आया। सभी लोगों ने उसका काफी इंतजार किया। मीराब और राघव ने फैसला किया कि गुफा का मुंह बंद करके हम लोग अपने साथी को ढूंढने जाएंगे। और इस बार वे सभी लोग जंगल के अंदर गए। जब वे लोग जंगल के अंदर गए तो उन्हें उनका साथी तो नहीं मिला, लेकिन जमीन में एक गड्ढा दिखाई दिया। मीराब चलते चलते रुक गया। उसने राघव से कहा, रुको, ये मैं पहली बार देख रहा हूं, ये है क्या? मीराब उस गड्ढे के चारों तरफ देखने लगा। उस गड्ढे से अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई रो रहा हो। धीरे धीरे आवाज बढ़ने लगी। राघव ने कहा, मुझे लगता है वे जीव इसी के अंदर रहते हैं। अंधेरा होने की वजह से वे लोग गड्ढे को साफ तौर पर नहीं देख पाते हैं। राघव कहता है, हम यहीं बैठकर उनका इंतजार करेंगे और उनके आते ही उनका खात्मा करेंगे, क्योंकि मेरे या तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि रोज गुफा के बाहर बैठकर उनका इंतजार किया जाए और रात भर जागा जाए। मीराब भी हाँ भरता है। रात का लगभग दूसरा पहर था। एक तेज आवाज के साथ
वो रूप बदलने वाला प्राणी बाहर आता है और इन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वे लोग उस प्राणी को मार देते हैं। उसके बाद 2 प्राणी बाहर आते हैं, वे लोग उन्हें भी मार देते हैं। राघव और अन्य लोग काफी देर तक अगले प्राणी का इंतजार करते हैं, लेकिन कोई भी बाहर नहीं निकलता। इसी तरह इंतजार करते करते कम से कम 2 घंटे हो जाते हैं। राघव कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब वे जीव खत्म हो चुके हैं। मीराब जमीन पर कान लगाकर सुनता है तो आवाज अभी भी आ रही थी। मीराब कहता है, मुझे लगता है कि वे लोग समझ चुके हैं, हम उन्हें मार देंगे, शायद इसलिए वे बाहर नहीं आ रहे हैं। राघव कहता है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? मीराब कहता है, मेरे ख्याल से हमें इस गड्ढे को बंद कर देना चाहिए। मीराब का साथ अन्य लोग भी देते हैं और कहते हैं, हमें नहीं पता कि इसके अंदर कितने जीव हैं, इसीलिए अच्छा यही है कि इस गड्ढे को बंद कर दिया जाए ताकि वो इसके बाहर ना सके। अंदर वे जीव समझ चुके थे कि उनकी जान को खतरा है। एक तरीके से वे सभी जीव अब इन इंसानों से डर रहे थे, इसलिए वे बाहर नहीं निकल रहे थे। ऐसे में मीराब और राघव ने अपने साथियों की मदद से बहुत सारे पत्थर इकट्ठे किए और उस गड्ढे को भरना शुरू कर दिया। गड्ढा काफी गहरा था, आसपास के पत्थर खत्म हो चुके थे। वे लोग दूर से पत्थर लेकर आ रहे थे और गड्ढे में डाल रहे थे। वे तब तक पत्थरों को डालते रहे जब तक गड्ढा पूरी तरह भर नहीं गया। फिर उस गड्ढे के ऊपर मिट्टी डाल दी गई और एक बड़ा पत्थर रख दिया गया ताकि लोगों को पता रहे कि इस ओर नहीं आना है। इसके बाद 2 दिन सब कुछ सामान्य रहा। राघव के साथ बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सभी लोग गुफा के बाहर रुके थे, उन्हें कोई खतरा नहीं था। किशन राघव से कहता है, मुझे लगता है अब सभी लोग खतरे से बाहर हैं। अर्चना भी कहती है, हाँ, अब वो लोग नहीं आएंगे। 2 दिन बाद जॉनसन वापस आइलैंड पर आ जाता है। नॉर्थ सेंटिनल जनजाति के लोग खुशी खुशी राघव और उसके दोस्तों को विदा कर देते हैं। ये लोग वापस हैवलॉक द्वीप पर पहुंच जाते हैं। किशन वापस लौटकर सबसे पहले पेट भर के खाना खाता है। अर्चना भी वापस जाने की तैयारी करती है, लेकिन राघव को अर्चना का जाना अच्छा नहीं लग रहा था। राघव भी 2 दिन बाद बेंगलुरु लौटने वाला था। उधर अर्चना ने यह सोच ही लिया था कि वो राघव को कभी अपना नहीं बना सकती। वो एक बार फिर मायूस होकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती है, लेकिन तभी उसका फोन बजता है और वो देखती है कि ये राघव की कॉल है। अर्चना खुशी खुशी फोन उठाती है। राघव उससे अंडमान निकोबार में कुछ और दिन रुकने के लिए कहता है। इसी बीच वो अर्चना के प्यार को एक्सेप्ट भी कर लेता है। अर्चना बहुत खुश थी कि आखिर राघव को उसका प्यार समझ तो आया। उसके बाद राघव कभी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर नहीं गया, क्योंकि अर्चना ने उससे वादा लिया था। अब कोई नहीं जानता कि नॉर्थ सेंटिनल जनजाति के लोग कैसा जीवन जी रहे हैं। क्या वे अजीब से दिखने वाले प्राणी वहीं दफन हो गए हैं या फिर भविष्य में बाहर भी आ सकते हैं। दोस्तों, आज की स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है और साथियों, कोई नहीं जानता कि उस आइलैंड पर आज क्या हो रहा है, क्योंकि वहां पर जाना अभी भी मुश्किल बना हुआ है। वो जनजाति आज मौजूद है या नहीं, इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन कई तरह की अफवाहें आती रहती हैं। न्यूज में कई बार देखने को मिल जाता है, लेकिन उस एंटिटी के बारे में, उन राक्षसों के बारे में कहीं कुछ सुनने को नहीं मिलता, क्योंकि कानून, न्यूज चैनल्स ये इन सभी चीजों के बारे में बात भी नहीं करते हैं। खैर, आप ये जरूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी है।